आज मेरे साथ हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बने मनोज कुमार, जो सादुलपुर से कांग्रेस के एक दिग्गज नेता को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। धन्यवाद आपका है कि आप लोग हमें जानने के लिए आए हैं, हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। अब सवाल ये आता है साहब कि हाथी की जो शक्ति है वो हमेशा सबसे पहले हाथ के साथ चली जाती थी, अब हाथ तो सत्ता में ही नहीं है, तो हाथी की जो शक्ति है इस बार कहाँ काम आएगी? देखिए, ये हाथी की शक्ति तो अपने स्थान पर खड़ी है, और जो अपने व्यक्तिगत लोग जो चले जाते हैं उससे हाथी नहीं गया। हाथी में जो चुनाव जीते वो लोग चले गए, इसलिए हाथी की सवारी हम 13 में भी आए, हम हाथी पर ही थे, और हम 23 में आए, अब भी हाथी पर ही हैं। सवाल ये आता है साहब, हाथी ने बड़ी मदद की, बसपा के चिन्ह पे लोग जीत के आए, सरकार बनाने में सपोर्ट भी रहा, लेकिन बसपा राजस्थान में अपनी वो जगह नहीं बना पाई, बसपा वो नेतृत्व स्थापित नहीं कर पाई। इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, ये अवसरवादी लोग हैं। जब तक हमारा दल छोटा रहेगा, संख्या में हम कम जीत के आ रहे हैं, तब तक ऐसी स्थिति है। लोग अवसर जहाँ मिलता है वहाँ चले जाते हैं, और पार्टी फिर संघर्ष करती है, 5 वर्ष फिर मैदान में लाती है, हमारे जैसे को नेता बनाती है, और फिर वो अगर हम चले जाएं, पार्टी तो स्थापित है। आप जैसा को नेता बनाने का मतलब, आप जैसे नेताओं ने तो बसपा को राजस्थान में जिंदा रख रखा है। नहीं, मैं भी बसपा से जिंदा हूँ। मुझे तो बसपा ने ही सबसे पहले, हमको तो बसपा ने बनाया है। 2005 से लेकर हम लगातार आज दिन 2024 तक 19 वर्ष में लगातार बसपा से लड़ रहे हैं। आपको लेके एक चर्चा चल रही थी चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी का मास्टर प्लान है, आप चुनाव लड़ोगे तो कृष्णा पूनिया को हराने के लिए, चाहे उनका उम्मीदवार हार जाए, पर आपकी वजह से कृष्णा पूनिया विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगी। इस बात को किस तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, हमने 3 चुनाव रहे हैं, और 2 चुनाव तो लगातार हमने तीसरे नंबर पर आया है। बिल्कुल आया। तो हम उसके मोहरे कैसे हो सकते हैं? और मास्टर प्लान नहीं, मास्टर प्लान भी नहीं हो सकते। जब हम तो जीतने के लिए लड़ते हैं, नो मास्टर प्लान, ना बीजेपी ना कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी की हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कैसे जीत सकते हैं? इसलिए कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन मास्टर प्लान होगा? मेरा मास्टर प्लान है कि मैंने बीजेपी और कांग्रेस के दोनों को शानदार स्ट्रोक लगा के आया हूँ, और इस युग में आया और बड़े नेताओं के सामने आया हूँ। बड़े दिग्गज नेता, मैंने पहले ही कह दिया, कांग्रेस की एक बड़ी दिग्गज नेत्री कृष्णा पूनिया को हरा के आप पहुंचे। सब चुनाव तो निकल गया, अशोक गहलोत ने इतनी मेहनत की, प्रचार भी खूब किया गया, आपको क्या लगता है, आपने चुनाव को लड़ा भी है, नज़दीक से देखा भी है, क्या कारण रह गया जो अशोक गहलोत रिपीट नहीं कर पाए? देखिए, ये थोड़ी बहुत सीटें भी अशोक गहलोत साहब की आई है ना। ये इन्होंने 5 साल में जो होटलों में सरकार जो चली, इस समय इन विधायकों ने जो लूट मचाई ना इस राजस्थान में, उस धन का उपयोग किया, तब ये थोड़े बहुत और जीत के आ गए, नहीं तो ये और बुरी स्थिति में रहते। इनका कोई मास्टर प्लान नहीं, ये जो करने तो बहुत बड़ा वो था। अशोक गहलोत जी ने बहुत कुछ किया। अशोक गहलोत जी ने किया अपने विधायकों के घर भरने का, उनको लूट का, अधिकारियों और ब्यूरोक्रेसी को डराने का, भयभीत करने का काम किया। इसके अलावा अशोक गहलोत ने कुछ नहीं किया। योजनाओं की बात की गई, योजनाएं दी। देखिए, योजनाएं हैं ना, 300 रुपए का फूड पैकेट बांटे गए, लोगों को खरीदना चाहा, मोबाइल के बदले में वोट लेना चाहा, मुफ्त बिजली के नाम से वोट लेना चाहा, आपने रजिस्ट्रेशन का एक अड़ंगा डाल दिया। आज भी मेरे किसान को, आम उपभोक्ता को, इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के नाम से, बहुत से लोग जो 50 यूनिट भी उपयोग नहीं करते, लेकिन मुफ्त बिजली नहीं मिल रही। इसलिए मैं सरकार, वर्तमान सरकार से मांग करता हूँ, अगर 200 यूनिट की बिजली की फ्री की अगर कोई बात करी है, तो ये राजस्थान की सरकारें की जिम्मेदारी बनती है कि हर उपभोक्ता को जो 200 यूनिट से कम खर्च करता है उसको मुफ्त बिजली दें। ये रजिस्ट्रेशन का बाधा है, इसको दूर करें। रजिस्ट्रेशन की बाधा को दूर करें। अब 24 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, चुनाव आ रहा है। अब आप इस लोकसभा चुनाव को किस नज़र से देखते हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब की बार 400 पार। देखिए, वो तो मोदी जी का प्लान रहता ही है, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, और अब 24 में भी प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि ये 400 प्लस की बात करें। मैं सोचता हूँ कि ये पहले से भी कुछ माइनस हो जाए, जिससे इस देश का आम नागरिक, युवा, बेरोजगार, किसान, जवान, नौजवान, जो सारे लोग इस बात पर धीरे से फैसला करेंगे इसने 10 वर्ष में क्या किया है। कांग्रेस में भी आपने कमियां गिना दी, आपने अब मोदी की भी सीटें कम करने की बात कर दी, तो आखिर मनोज खड़े कहाँ हैं? बहुजन समाज पार्टी, हम तीसरी ताकत के रूप में इस राजस्थान में भी और हिंदुस्तान में भी राज करने की लड़ाई। ठीक है, आपकी बात की ताकत है, आपके वोट सबसे ज़्यादा है, पर वो वोटों का कभी भी पोलराइजेशन नहीं हो पाया। होगा, हम समझा रहे हैं लोगों को, धीरे धीरे होगा। जब इनकी तुष्टिकरण की राजनीति का समाप्तिकरण होगा, जिस तरीके से धार्मिक से, कोई और नाम से, कोई जाति के नाम से, कोई गोत्र के नाम से कुछ भी करके जनता में द्वेषता पैदा करके जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उससे वोट बटोरना चाहते हैं, उसी का हमारा दूसरा मिशन है बहुजन समाज पार्टी का, सर्वजन के हित में, सर्वजन के सुख में
सबको साथ लेकर भाईचारा बनाओ और सबको साथ जोड़कर सरकार बनाएंगे हम एक दिन निश्चित रूप से। जब इनके ये तुष्टिकरण की, इनकी द्वेषता की राजनीति समाप्त करेंगे, हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे। तो अभी लोकसभा चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हो? मोदी की योजनाओं में मोदी ने जो भी किया है उन सबको आप किस तरीके से, किस नज़र से देखते हो? मोदी जी ने किया एक ही काम, क्या किया? इस राष्ट्र को बांटने के लिए उन्होंने राष्ट्र को बांटकर एक नए सिस्टम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो मैं आपको अब मीडिया के माध्यम से अगर बात कहूँ तो नहीं कह करके मैं आपको तुष्टिकरण की राजनीति, जिसको हम कहें कि किसको बांटना है, किसको छोड़ना है, किसको साथ लेना है, इसका एकमात्र प्लान है उनका। और विकास के मुद्दे पे वो चुनाव नहीं लड़ रहे। ये आरोप तो मायावती पे भी लगा था कि तुष्टीकरण बांट दिया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को पूरे समुदाय से अलग करने का आरोप तो मायावती पे भी लगा था। अगर सोशल इंजीनियरिंग का कोई नारा था तो सिर्फ मायावती का था। 2007 में जब सरकार थी हमारी, उसमें आप देखिए, उसमें हर कौम का व्यक्ति सरकार में भागीदारी थी, हर व्यक्ति मंत्री था। तो हम कहाँ बांट रहे थे? हम तो जोड़ रहे थे, आइए आइए। हमसे जुड़ नहीं रहे थे लोग, ये मान के चल गए थे मायावती एससी की है, एक मेघवालों की है सिर्फ, इसलिए लोगों ने हमसे जुड़ने नहीं दिया। पहले हमने सबको कहा नहीं, हमारी सोशल इंजीनियरिंग की लड़ाई है, हम गरीब, शोषित, पीड़ित, मजलूम, बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कहते हो सोशल इंजीनियरिंग, मोदी कहते हैं कि मैं देश को आगे लेके जा रहा हूँ, तीसरी सबसे विकसित अर्थव्यवस्था कोई होगी तो 2024 के बाद जो सरकार बनेगी वो मोदी सरकार के अंदर ही होगी। निश्चित रूप से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कहने में उनको कोई रोक सकता क्या? अगर विकसित भारत की बात करूं तो मोदी जी की, जब वो स्मृति ईरानी सिर पर गैस सिलेंडर लेके घूमती थी 2014 से पहले, जब सिलेंडर की कीमत 450 रुपये थी, उस सिलेंडर को इन्होंने 1200 रुपये पहुंचा दिया। ये देश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए। इन्होंने जो पेट्रोल डीजल के बारे में हाकार मचा रहे थे कि हम आते ही सरकार में बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन करेंगे, उसकी कीमत 60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी। अब आप देख लीजिए, अब गरीब को कहाँ है, उस वहाँ को, देश को आप ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आप जन क्या मानते हो? आप कहते हो हम जन देश हित में कर रहे हैं सब कुछ। क्या नागरिक देश हित में नहीं है क्या, जो इस देश में रह रहा है? इस देश में रहने वाले नागरिक के प्रति आपकी सोच है ना, वो कर्जवान ज़्यादा हो गया। अंतिम छोर पर आप कुछ कर नहीं रहे। आप लोग आर्थिक रूप से मजबूत करो, हमारे को गरीब को लूट लूट के कितना भी कर लो, कौन रोकेगा? भाजपा कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं हमने देश में सबसे ज़्यादा अगर मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां कहीं हैं तो हिंदुस्तान में है। प्रधानमंत्री किसान निधि दी जा रही है किसानों को, आप बात कर रहे हो किसानों के दर्द की। प्रधानमंत्री 6,000 रुपये साल के हर साल दे रहे हैं और किसानों के खाते में जा रहा है सीधा पैसा। अब इसको भी आप कैसे देखोगे? देखिए, मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को नौकरी लगाने का वादा किया था। आप मीडिया के बंधु में मेरे ज़्यादा आंकड़े कहीं से कहीं निकाल लेंगे। आप मुझे 10 साल में मोदी जी ने सरकार में कितने लोगों को रोजगार दिया, उसके आंकड़े आपके पास हो तो कभी देख लेना। वो 2 करोड़ लोग रोजगार लगे हैं क्या? बेरोजगारों की बात कर रहे थे। आज भी बेरोजगार इनकी सरकार डबल इंजन की है। वो कहते हैं कि स्टार्टअप बढ़ गए। हाँ, स्टार्टअप में भी बता दो आप। स्टार्टअप में भी अगर आपने दोनों को मिलाकर भी 2 करोड़ कर दिए तो भी बता दो। अब कोई अपने घर में कहीं मजदूरी कर रहा है, अपने कोई उद्योग लगा रहा है, कोई बेचारा गेट बनाने के लिए ठोक रहा है लोहार बन करके, उसको भी अगर आप स्टार्टअप मानते हो तो ऐसा तो जिंदगी में करता है इंसान। पर देश का मान बढ़ गया दुनिया के आगे, धारा 370 हट गई, राम मंदिर आ गया, इतना सब कुछ हुआ। राम मंदिर था कब नहीं? आप पढ़िए संविधान देश का, उस संविधान के पन्ने के 3रे पन्ने पर राम के चित्र हैं। कहाँ नहीं था राम? राम यहीं था, राम को मानने वाले यहीं थे। राम मंदिर बन गया। राम तो कोई नया थोड़ी आ गया, राम तो था ही, राम है भी, हम राम को मानने वाले लोग भी हैं। ये आप अचीवमेंट नहीं मानते भाजपा का? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो एक वो नाम लेना चाहती है। निर्माण करने वाले इस देश में राम को मानने वाले अनुयायी करोड़ों रुपए का दान दिया है, उससे मंदिर बनाया। और मैं तो देश के उस नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने राम मंदिर बनाने में अपना सहयोग किया, पैसा दिया। पर मनोज भाई, कहीं ना कहीं पहली बार 2014 में मोदी जी आए, लोगों ने चुना, फिर 2019 में फिर रिपीट किया, कुछ तो किया होगा। देखिए बताता हूँ, वो भी करेंगे। कई बार व्यक्ति का नाम आगे चलकर जब लड़ते हैं, सामने विपक्ष की भूमिका जब कमजोर हो जाती है, हम विपक्ष में अब इनको बड़ा दल के रूप में किसी को दुनिया में देखते हैं तो कांग्रेस को देखते हैं, और कांग्रेस में कहीं ऐसा मजबूत संगठन और विपक्ष बचा नहीं तो दुनिया भाग भाग के भी जा रही है। वो कांग्रेस के नेता आज भी चले गए, कल भी जा रहे थे, तो वो जा रहे हैं अभी तो उनके पास। देखो कई बार क्या होता है, आदमी का प्रभाव बढ़ता हुआ तो उसके अंदर मेड़े में जाते रहते, लेकिन ये भागने वाले दिन भी आएंगे जब वो वहाँ से भागने शुरू होंगे। जो कुछ 1977 से पहले
इंदिरा गांधी का जब नाम लिया जाता था देश में, तो कोई दुनिया में कोई ताकत ये नहीं मानती थी कि इंदिरा गांधी को कोई हरा देगा, उनकी सरकार चली जाएगी। तो कांग्रेस ने 43 वर्ष तक हिंदुस्तान में राज किया है, और 43 वर्ष राज करने के बाद उसका विरोध पनप गया और मोदी जी उसके विपक्ष में आगे खड़े होकर लड़ रहे हैं। तो अभी 43 के मुकाबले 10 ही साल हुए हैं, 33 साल और ये 15 साल बाद में निपट जाएंगे। 15 आने वाले 15 ही नहीं, 5 और जोड़ के, 5 और जोड़ मैं के। तो ये मानता हूँ 5 और जोड़ के निपट तो जाएंगे। आपको देश में फिर विकल्प कौन नजर आ रहा है? विकल्प बहुजन समाज पार्टी, देश की प्रधानमंत्री मायावती बने, हमें तो यही विकल्प लगता है, और हिंदुस्तान के हित में भी होगा। संविधान को हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे, ऐसा हम गारंटी देते हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रधानमंत्री अगर जिस दिन मायावती बनेगी, उसी दिन बाबा साहब का बनाया ये संविधान हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे। अभी तक तो संविधान के कुछ पन्ने तो इन्होंने खोले ही नहीं कि क्या होना चाहिए इस देश में, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम संविधान की बात करने वाले लोग हैं, हम संविधान पर मानते हैं। और ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों है ना, एक दूसरे को बांट करके, देश को बांट करके वोट लेना चाहते हैं ना। हम कहेंगे कि हम संविधान की व्यवस्था के अनुसार इस देश को, शासन को चलाएं, ऐसा काम हम देश के संविधान के अनुसार करेंगे। आप निरंतर 60 दिन से किसी ना किसी मुद्दे को उठाते जा रहे हो, आप इस लहर को रोक पाओगे? हाँ, लहर तो हमारे सामने रहती नहीं है। लहर तो ये मान के चलते हैं हमारी लहर थी ना, बीजेपी की। आप कह रहे थे 2 बड़े घराने मेरे साथ मिले आपस में, कांग्रेस बीजेपी को, मुझे हराने के लिए। उनको हमने 3 नंबर पे धकाला, लहर कहाँ थी? कल को अगर आपके साथ में भारतीय जनता पार्टी अलायंस करने के मूड में आ जाए तो उस स्थिति में क्या होगा? ये अलायंस की स्थिति मैं नहीं कह सकता। ये हमारी देश प्रधानमंत्री, हमारी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी बताने की मैं सक्षम है। मैं उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं नहीं बता सकता अलायंस किसके साथ होगा, किसके नहीं हो। आज दिन तक मनोज कुमार के साथ ही अलायंस होना है नहीं, केवल मेरे साथ अलायंस नहीं हो सकता ना। मैं अलायंस करने वाला कौन हूँ? पार्टी का कोई अलायंस नहीं हो सकता, मेरे क्या अलायंस कर सकता हूँ? अभी तक हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हम पार्टी के साथ जैसा भी निर्णय होगा खड़े रहेंगे। एक दिन ताकत बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। किसी भी लड़ाई को लड़ने वाले व्यक्ति, जिस दिन हम 1984 में हिंदुस्तान के संसद में पहुंचे थे, उस समय हमारी संख्या ज़्यादा थी, भारतीय जनता पार्टी कम थी। उनका अचीवमेंट चल गया, वो आगे बढ़ गए, हम नहीं बन पाए। हम फिर प्रयास कर रहे हैं, फिर बढ़ेंगे। ये मिशन है हमारा, सामाजिक समरसता का मिशन, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मिशन 2024 में 25 को रोक के 24 ही रह जाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के, देखिए मैं तो चाहता हूँ कि बड़े रूप से रुकें। रोकना तो हमारा प्रयास है ना, रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे अलग बात है। मेरे को भी रोक रहे थे 2 दल, नहीं रुक पाया। माथी राजस्थान की विधानसभा आ गया। हम प्रयास करेंगे, रुक जाएं, नहीं रुकेंगे तो नहीं रुकेंगे। और 5 साल ये युवाओं की आवाज़ जो है, आप बन के सड़कों पर नजर आते रहोगे? निश्चित रूप से हम आते रहेंगे, और ये बेरोजगारों की लड़ाई को और युवाओं की लड़ाई को हम लड़ेंगे। ये नौकरी के मुद्दे हैं, जैसे संस्कृत रीट 2016 में 75 वैकेंसी थी, 5 को भर पाए, 70 खाली पड़ी है, आज तक वेटिंग नहीं भरी। 2016 की, 2018 की वेटिंग लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट में SLP वापस लेने के बाद भी उन 800 लोगों को, बेरोजगारों को आज भी धक्के खा रहे हैं। सरकार पहली प्राथमिकता से काम करे, इन बेरोजगारों को नौकरी दे। उन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाली 400 की, 800 के लिए 800 लोगों को बुलाया, अपात्र लोग शामिल हो गए, अपात्र लोग बाहर हो गए, उन बाकियों को लिया नहीं। अब कह रहे हैं कि हम दूसरी सूची नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी कौन निकलवा रहा है? आप तो उसी वेटिंग लिस्ट को तो पूरा करो। 800 लोग थे, अगर अपात्र अगर 800 800 आ जाते तो क्या वेटिंग मान लेते उसको? तो उसको वेटिंग मानना इन अधिकारियों की मोनोपोली है। और ये अधिकारी बार बार चिट्ठी इधर से उधर लिख करके इन बेरोजगारों से अन्याय कर रहे हैं। एक बैठे हैं बेचारे लेवल 1 के, जिनकी नियुक्ति हो गई 19,000 कुछ लोगों की। सरकार मान रही है कि हमने इतने लोगों को नियुक्ति दे दी, और फिर भी उनके कोर्ट के आदेश के नाम से बेचारों को नियुक्ति, अब उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। तो ये सरकार के नुमाइंदे गौर करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि बड़ी कुर्सी होती है। इस ब्यूरोक्रेसी के इस ताकत को फाँटने के लिए, रोकने के लिए सरकार को फैसला करना चाहिए। इन बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। और ये 70,000 की भर्ती की बात कर रहे हैं, सरकार के पास एक शब्द है, क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। अब वो क्रमबद्ध क्या होता है? 5,000 अब लेंगे, 5,000 अगली बार लेंगे, 5,000 अगले। अगर सरकार में ताकत है तो मैं चैलेंज करता हूँ, इन 70,000 जो भर्ती की अगर बात करते हैं, अगला बजट आने से पहले पहले इनको नौकरी दें, तब तो हम मानते हैं कि आपकी बजट घोषणा पूरी हुई है। नहीं, घोषणा आज कर रहे हो और पालना 5 साल बाद करोगे, तो फिर आज क्यों कर रहे हो? तो घोषणा बहुत करती हैं सरकारें, बड़ी बड़ी 3 घोषणाएं करी मैं अभी सरकार की बताना चाहता हूँ। एक, बूढ़े लोगों को हम वो देंगे पेंशन 1,500 रुपये 1000 की जगह। कितना बढ़ाया? 1150। क्यों? कहाँ गए 350? वो तो बढ़नी थी।
वो बढ़ने थे, एक्ट बना दिया, पिछली बार कानून बनाया सरकार ने, वो 150 बढ़ने थे। कितना झूठ बोला है, कितना फ्रेब किया राजस्थान की जनता के साथ, उन बूढ़े लोगों के खिलाफ। इनकी बद्दुआएं लग जाएंगी, सरकार को इनको ध्यान करना चाहिए। दूसरा, किसानों को एमएसपी की बात करी कि गेहूं की एमएसपी के बीच में 2700 के बीच में जो डिफरेंस है वो सरकार वहन करेगी। घोषणा कितनी करी है पहली बार? 125 रुपए की। क्यों? तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, यही कहो ना कि हम 125 ही देंगे, तो जनता भ्रमित नहीं रहे। इसलिए भ्रम पैदा करने की स्थिति है सरकार के पास। फ्री बिजली की बात करिए, कौन सी की? सौर ऊर्जा लगाएंगे और 300 यूनिट फ्री देंगे। अरे आपके पास धरातल पर अभी सौर ऊर्जा नहीं, बच्चा आप पे गर्भ में है, जन्मा है नहीं, को अपंग होगा, जिंदा जन्मेगा, मरत जन्मेगा, अपंग होगा, क्या स्थिति में जन्मेगा? अभी तक उसकी स्थिति है नहीं। 300 बिजली फ्री यूनिट फ्री पहले लिख दी, काहे की दोगे? बताओ तो चलिए देके। तो सरकारों की घोषणाएं हैं। बजट तो आप बार बार पढ़ते आए हो, हमसे ज़्यादा पढ़े, हमने कम पढ़े, आपने ज़्यादा पढ़े। इसलिए बजट घोषणाएं सरकार की थोती घोषणाएं हैं। मैं तो सरकार से, जो भी सरकार बने, उनसे आग्रह करता हूं, जन कल्याण, जनता के आखिरी उस पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको साधने का प्रयास करो। वो तो भाजपा भी कहती है, मंतोदय की बात करते हैं, आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देते हैं। मन की बात करते हैं ना, आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री, अंत्योदय। ये आखिरी पंक्ति के लोग नहीं है। मैं एमएलए बन गया, मैं आखिरी पंक्ति का व्यक्ति कैसे हो सकता हूं? मैं राजस्थान का प्राथमिक उन 200 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हूं, आखिरी पंक्ति का नहीं हूं। आज मुख्यमंत्री बनूं तो मैं काबिलियता में आ गया उसमें, तो फिर कहां आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है? ये आखिरी पंक्ति का नहीं। मैं बता दूं आखिरी पंक्ति का, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल सरकार ने 6 वर्ष से बंद कर रखा है। अन्न की गारंटी देने वाली सरकार कहती है 6 वर्ष में 2 रुपए किलो मिलने वाला गेहूं नहीं मिल रहा जनता को, उनको चिरंजीवी योजना में लाभ नहीं मिल रहा है, वो करो। वो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति। आपने शुभ शक्ति योजना चला रखी है श्रमिक कार्ड में, पिछले 7 वर्ष से एक भी व्यक्ति को शुभ शक्ति में आपने पैसा नहीं दिया, वो है अंतिम छोर का व्यक्ति। तो सरकारों की घोषणाएं हैं। बजट तो आप बार बार पढ़ते आए हो, हमसे ज़्यादा पढ़े, हमने कम पढ़े, आपने ज़्यादा पढ़े। इसलिए बजट घोषणाएं सरकार की थोती घोषणाएं हैं। मैं तो सरकार से, जो भी सरकार बने, उनसे आग्रह करता हूं, जन कल्याण, जनता के आखिरी उस पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको साधने का प्रयास करो। वो तो भाजपा भी कहती है, मंतोदय की बात करते हैं, आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देते हैं। मन की बात करते हैं ना, आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री, अंत्योदय। ये आखिरी पंक्ति के लोग नहीं है। मैं एमएलए बन गया, मैं आखिरी पंक्ति का व्यक्ति कैसे हो सकता हूं? मैं राजस्थान का प्राथमिक उन 200 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हूं, आखिरी पंक्ति का नहीं हूं। आज मुख्यमंत्री बनूं तो मैं काबिलियता में आ गया उसमें, तो फिर कहां आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है? ये आखिरी पंक्ति का नहीं। मैं बता दूं आखिरी पंक्ति का, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल सरकार ने 6 वर्ष से बंद कर रखा है। अन्न की गारंटी देने वाली सरकार कहती है 6 वर्ष में 2 रुपए किलो मिलने वाला गेहूं नहीं मिल रहा जनता को, उनको चिरंजीवी योजना में लाभ नहीं मिल रहा है, वो करो। वो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति। आपने शुभ शक्ति योजना चला रखी है श्रमिक कार्ड में, पिछले 7 वर्ष से एक भी व्यक्ति को शुभ शक्ति में आपने पैसा नहीं दिया, वो है अंतिम छोर का व्यक्ति। उसके डेथ क्लेम का पिछले 7 साल में आपने एक पैसा नहीं दिया, वो है अंतिम व्यक्ति। आप समय में बिजली नहीं दे पा रहे, किसान को 1-1 वर्ष तक आप कनेक्शन नहीं दे पा रहे, पेंडिंग पड़ी है, उसको बेचारे को फाइल लगा दिया, 5 लाख रुपए खर्च हो गया किसान का, और किसान 1 साल से बिजली बोर्ड के चक्कर लगा रहा है, साहब मेरा नंबर कब आएगा? अगर उसको वो है अंतिम व्यक्ति, उसका ध्यान करो। ये अंतिम व्यक्ति श्रेणी में नहीं है। चाहिए तो चाहे आप भजनलाल जी को बनाओ, और आप चाहे वसुंधरा जी को बनाओ, यदि आपके पास मेजोरिटी आई है जिसका आप नाम लोगे वो बन जाएगा। इसको अंतिम छोर का व्यक्ति नहीं। अंतिम को बनाओ तो मैंने बनाओ ना, ले जाके अंतिम को बना रहे हैं तो मुझे, आप भी तो 200 में, आपको कैसे बनाओ? मैं मुझे इसलिए बनाओ कि मैं एक पार्टी से अलग जुट के आया हूँ, मुझे बना रहे हो अंतिम का, छांट के बना रहे हो तो मुझे बनाओ। मुझे तो नहीं बनाया, अंतिम का नहीं हूं ना मैं, इसलिए अंतिम का नहीं हूं कि अंतिम नहीं, मेजोरिटी के अंदर जो संख्या है उनकी, जो बहुमत की, उनकी पार्टी की, उसमें से किसी एक व्यक्ति को बनाया ना, उठा के थोड़ी बनाया किसी को। मेरे को मत बनाओ, किसी गांव के आदमी को उठाओ और बाद में एमएलए बना देना, बना दो मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनाया? अंतिम को कुछ नहीं बनाना, ये गुलाम को बनाना चाहते हैं, अंतिम को नहीं। ब्यूरोक्रेसी में उनकी बात माने, उनको रिपोर्ट करे, यस मैन के रूप में रहे। वसुंधरा बने तो ताकतवर होती ना, उनकी बात कम सुनती, भजनलाल जी सारी सुनेगा। तो मनोज जी, यस मैन है तो क्या बुरा है? है ना, बुरा तो नहीं है, लेकिन यस मैन होना रोजाना, अरे क्या साहब मैं किसी व्यक्ति को, मेरे यहाँ एक व्यक्ति को रखता हूँ, ओएसडी रख लूँ कि नहीं रख लूँ, उसको पूछना पड़े, तो फिर तो इससे बड़ा अंतिम और क्या हो सकता है? गुलाम कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए, सारे के सारे विधानसभा में सुनने को मिलेंगे क्या? हो, अभी मिले नहीं क्या आपको? मैंने ये जो मैंने बात बताई, ये सारी बताई विधानसभा में,
मैंने ओलंपिक ग्रामीण खेल का बड़ा मुद्दा लगाया ना, 126 करोड़ की, तो सिर्फ टी शर्ट निकर बिक गए इस प्रदेश में। एक भी ग्राउंड नहीं बना, एक भी खिलाड़ी को प्रगति पत्र आपने प्रमाण पत्र नहीं दिया, एक भी खिलाड़ी को राशि नहीं दी, एक भी खिलाड़ी का नौकरी में चयन नहीं। आउट ऑफ टर्न के लिए जवाब आया है कि हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, तो फिर क्यों लगाए 200 करोड़ रुपए? और उस 200 करोड़ में 1 अरब 26 करोड़ की टी शर्ट तो भी लगाया मैंने। पर आपके कहने के बाद में वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होना था उन टी शर्ट और निकरों का, वो रुक गया। अब वो क्या काम आएंगी? रुक गया थोड़ी, उससे तो पहले ही खेल मंत्री कह रहे हैं कि वो पड़ी हुई हैं। खेल मंत्री कहते होंगे पड़ी है, लेकिन उनके आंकड़ों में तो उन्होंने दे दी इतनी 126 करोड़ की टी शर्ट और हाँ राशि खर्च हो गई, राशि खर्च हो गई। अब चाहिए कचरे में चूहों को खिलाएं, चाहिए जाके किसी गली में फेंक के आए, अभी इसकी पूर्ति करने के लिए कहीं कहीं कचरे के ढेर में दे दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई में से 1 अरब 26 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब वो खेल मंत्री तो कह रहे हैं ना, उनकी पीड़ा भी है बेचारे की, वो भी 5 साल घुट के जिए हैं। गहलोत साहब ने डायरेक्टली एक दंपत्ति क्रीड़ा परिषद का मालिक बन गया था। उस दंपत्ति ने हमारे माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री चांदना जी को तो एसएमएस स्टेडियम में नहीं घुसने दिया था, रोक दिया अधिकारियों ने, आप अंदर नहीं जा पाओगे। तो फिर उनको घोटाले में कौन शामिल करता है? इसलिए वो दावे के साथ कहते हैं कि मेरी फांसी कर देना, क्योंकि उसके बेचारे को पता ही नहीं है ना फांसी कर दो बोले, उसका तो आरोप। राजस्थान की उस हिसाब से तो दशा सुधर रही है। कहाँ सुधर थोड़ी रही, अभी सुधर तब मानूंगा कि हमारे माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ ने जो सदन में कहा है उसकी पालना कर देंगे और सदन में आकर के तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर देंगे कि हमने ये वित्त विभाग से जांच करी, इसमें ये लोग दोषी पाए, इनको हम जेल भेज रहे हैं, तब मानूंगा। नहीं तो मिली भगत का खेल है, इनका हो जाएगा उधर से उधर कर लेंगे। तो इसलिए हमने आपसे कहा था कि ये विधानसभा सत्र जो होगा वो बड़ा रोचक होगा। ये जो विधानसभा चुन के आई है इसके अंदर कांग्रेस भी आक्रामक है सरकार के ऊपर, और आप अभी सुन रहे थे बसपा के विधायक को, पूर्णतः आक्रामक हैं। ये विधानसभा से लेकर लोकसभा तक कमियां गिनानी में लगे हुए हैं। ये युवाओं की बात कर रहे हैं, ये उन सारी कमियों को इंगित कर रहे हैं जो पिछली सरकारों के द्वारा छोड़ी गई हैं। बड़ा रोचक होगा ये देखना कि किस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार सड़क पे उतरते हैं और विधानसभा में अपनी बात रखते हैं और लोगों को इनके कहने से कुछ फ़ायदा मिलता है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।